नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के भोपाल दौरे से कांग्रेस ने 2028 मिशन की तैयारी तेज की। वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता के लिए 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। आईपीएल 2025 फाइनल में आज पहली बार चैंपियन बनने उतरेंगी पंजाब और आरसीबी। अमेरिका में असॉल्ट वेपन बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की। जून में होम और ऑटो लोन सस्ते होने की उम्मीद, आरबीआई कर सकता है रेपो रेट में कटौती। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की सियासत में नई हलचल। राहुल गांधी आज भोपाल दौरे पर हैं। ये दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अब 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति गढ़ते जा रही है। 2018 की 15 महीने की सत्ता को छोड़ दे तो कांग्रेस बीते 2 दशकों से एमपी में सत्ता से बाहर है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 से 63 सीटें जीतकर कांग्रेस को सिर्फ 66 पर समेट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारा झटका लगा, जब बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीत ली थी। ऐसे में राहुल गांधी आज जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और विचार मंथन बैठकों को संबोधित करेंगे। भोपाल में उनका कार्यक्रम मंगलवार की सुबह 11 बजे से शुरू होकर करीब 5 घंटे तक चलेगा। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और सज्जन वर्मा ने इससे संगठन को मजबूत करने की कवायद बताया है। कांग्रेस इस मौके पर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना की वकालत के लिए प्रस्ताव पारित करने के धन्यवाद भी देगी। ये प्रस्ताव विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ओबीसी मध्य प्रदेश की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा है और बीजेपी इसी आधार पर अब तक 4 सीएम दे चुकी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं माना जा रहा है। देश की वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के जरिए हर वक्फ संपत्ति की लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन जैसे सभी विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि लॉन्चिंग के बाद अगले 6 महीने में सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना जरूरी होगा। एक अहम बात यह है कि जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन महिला के नाम पर होगा, उन्हें वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। योजना का मकसद वक्फ संपत्तियों के असली हकदार महिलाएं, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को प्राथमिकता देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे पहले से सिर्फ वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय होगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं पर भी लगाम लगेगी। आईपीएल 2025 का महामुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। फाइनल में आमने सामने होंगी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें। जो भी टीम जीतेगी पहली बार आईपीएल में चैंपियन बनने का इतिहास रचेगी। अब तक दोनों के बीच 36 मुकाबले हुए और जीत का स्कोर 18-18 से बराबर है। आरसीबी 9 साल बाद फाइनल में पहुंची है। इससे पहले वे 2009, 2011 और 2016 में खिताबी मैच खेल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि 2011 से अब तक 14 में से 11 बार वही टीम चैंपियन बनी, जिसने क्वालीफायर 1 जीता। इस बार क्वालीफायर 1 पंजाब किंग्स ने जीता है, यानी आंकड़े उसके पक्ष में हैं। आईपीएल में 2008 से 2010 तक सेमीफाइनल फॉर्मेट था, लेकिन 2011 से प्लेऑफ सिस्टम लागू हुआ। नए फॉर्मेट में टॉप 2 टीमों को फाइनल में पहुंचने का दौरा फिर मिला है। अब देखना होगा कि यह आंकड़े इतिहास दोहराते हैं या आरसीबी को 16 साल पुरानी तलाश पूरी होती है। जो भी हो, आज रात एक नई चैंपियन टीम इंडियन प्रीमियर लीग को मिलने वाली है। अमेरिका में असॉल्ट वेपन बैन पर बड़ा कानूनी मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने AR-15 और हाई कैपेसिटी मैगजीन पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। हालांकि 9 में से 3 कंजर्वेटिव जज इस फैसले से असहमत है। जस्टिस थॉमस ने लिखा, ऐसे बैन संविधान के खिलाफ हो सकते हैं। उन्होंने कहा, सबसे लोकप्रिय हथियारों पर बैन का फैसला अब और नहीं टालना चाहिए। जस्टिस कवाओ ने कहा कि फिलहाल नहीं, लेकिन भविष्य में इस पर सुनवाई संभव है। ये प्रतिबंध 2012 की स्कूल शूटिंग के बाद मैरीलैंड जैसे राज्यों में लागू हुए थे। हमले में AR-15 से 20 बच्चे और 6 वयस्कों की जान गई थी।
अमेरिका के कई राज्यों में ऐसे बैन पहले से लागू है। गन कंट्रोल समर्थक संगठनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं गन राइट्स समर्थकों ने इसे चुनौती देने की तैयारी दोहराई है। अब सवाल यह है, क्या हथियारों पर बैन संविधान के दायरे में है या नहीं। जून महीने में लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.50% तक की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो होम लोन और ऑटो लोन की EMI सस्ती हो सकती है। SBI की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि RBI मौद्रिक नीति समीक्षा में जंबो कटौती कर सकता है। इसका मकसद कर्ज की रफ्तार को दोबारा तेज करना और आर्थिक अनिश्चितता को असर कम करना है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 जून के बीच होगी। 6 जून को MPC की बैठक के फैसलों का औपचारिक ऐलान होगा। अगर रेपो रेट में ½ की कटौती होती है या तो ये बीते समय की सबसे बड़ी राहत होगी। इससे रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर को भी सीधा फायदा मिल सकता है। अब सबकी निगाहें RBI की अगली घोषणा पर टिकी है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। भारत की कूटनीतिक ताकत अब एकजुट होकर वैश्विक मंचों पर दिखाई दे रही है। देश के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इन टीमों में 51 सांसदों के अलावा कई पूर्व मंत्री, राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनका मकसद है आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान और उसके दुष्प्रचार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करना। अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, UAE, कतर जैसे देशों में भारत की बात मजबूत से रखी गई। भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को इन मंचों पर खुलकर रखा गया। आज से ये प्रतिनिधिमंडल भारत लौटने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी व विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के दल ने सऊदी, कुवैत और बहरीन में पाकिस्तान के चेहरे ने नकाब हटाया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के समूह ने अफ्रीकी देशों में भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत उकसावे पर जवाब देता है। ब्रिटेन में शैडो विदेश मंत्री प्रीति पटेल ने रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले दल से मुलाकात की। उन्होंने भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों और आतंकवाद से साझा लड़ाई पर चर्चा की। कांग्रेस नेता शशि थरूर की टीम ब्राजील गई और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के जवाब में जरूरी बताया। भारत ने यह स्पष्ट किया कि पहलगाम हमले जैसे कृत्य अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी दलों ने एकजुट होकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को मजबूत किया। सरकार ने साफ कर दिया कि हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे झूठ प्रचार के खिलाफ भारत की यह संयुक्त कूटनीतिक रणनीति काम कर रही है। भारत के सांसद पार्टी भले अलग हो, लेकिन देश हित में एक स्वर में बोलते दिखे। अब इन बैठकों के नतीजे के साथ सभी दल प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश को नए DGP राजीव कृष्ण ने पदभार ग्रहण करते ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, जल्द ही पुलिस विभाग में 20,000 पदों पर नई भर्तियां की जा सकती है। इस हालात में भर्ती हुए 60,000 से ज़्यादा सिपाहियों को ट्रेनिंग में अब AI का इस्तेमाल होगा। DGP ने कहा कि पुलिस फोर्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा। महिलाएं, सुरक्षा, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और कानून का राज उनकी प्राथमिकताएं होंगी। IGRS यानी जन सुनवाई प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा। साइबर क्राइम को लेकर सतर्कता और नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के जरिए पुलिस कर्मियों को अपडेट रखा जाएगा। ATS को और मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने बदलाव की जरूरत बताई। विजिलेंस विभाग के जरिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का सिलसिला भी तेज होगा। ई-रिक्शा और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे पर वरिष्ठ अफसरों से जल्द समीक्षा होगी। उन्होंने कहा, बीते 8 सालों में यूपी पुलिस ने सराहनीय सुधार दिखाया। अब पुलिस को तकनीक, ट्रेनिंग और
ट्रैकिंग तीनों मोर्चों पर और बेहतर किया जाएगा। नैनीताल के भवाली इलाके में सोमवार रात मची आग की तबाही ने सबको दहला दिया। देवी मंदिर के पास एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसमें 5 दुकानों को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दुकानों के ऊपर बने मकान भी आग की लपटों में घिर गए। मुख्य बाजार धक्का उठा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग बाल्टी और डिब्बों से आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन आग बेकाबू रही। फायर ब्रिगेड करीब 2.5 घंटे बाद पहुंची, तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। नीरू बदानी, बब्बू अहमद, महेश कनौजिया समेत कई दुकानदारों की दुकानें जलकर राख हो गई। व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। आग के चलते बाजार क्षेत्र की बिजली 3 घंटे तक बंद रखी गई। मेन रोड का ट्रैफिक भी रोकना पड़ा। इस घटना के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एसीपी और सीओ मौके पर पहुंचे और आग के कारणों की जांच शुरू की गई। इस घटना के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एसीपी और सीओ मौके पर पहुंचे और आग के कारणों की जांच शुरू कर दी। अभी तक नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया। आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। आत्महत्या या हत्या? महाराष्ट्र के पुणे में वैष्णवी हगावने की मौत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से गहन जांच कर रही है। वैष्णवी ने जिस पंखे से फांसी लगाई और जिस साड़ी का इस्तेमाल किया, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या पंखा 71 किलो तक वजन झेल सकता था या नहीं। साथ ही साड़ी की मजबूती और फांसी की परिस्थिति का भी वैज्ञानिक परीक्षण होगा। वैष्णवी के परिजनों से इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और मारपीट के चलते वैष्णवी की जान गई। ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस की दिशा बदल सकती है। फिलहाल पुणे की बावधान पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है ताकि सच सामने आ सके। अब सबकी निगाहें इस रिपोर्ट और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अब जांच के दायरे में आ गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। दरअसल दमानिया ने कृषि मंत्री रहते मुंडे पर सरकारी योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। अब एसीबी ने उन्हें पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अगर दमानिया शामिल नहीं होती तो माना जाएगा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये नोटिस सोयाबीन और कपास योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर भेजा गया है। आरोप है कि योजना की राशि का दुरुपयोग हुआ और अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि एसीबी की जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।